नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जीवन कहानी का 15वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ स्टोरी के पिछले 14 एपिसोड्स में से अगर किसी भी एपिसोड को आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पिछले 14 एपिसोड्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी से जो पिछला एपिसोड हमने ऑनलाइन डाला था उसके अंदर हमने शेयर किया था कि किस प्रकार से एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमारी लाइफ के अंदर आए, जिसके चलते परमात्मा के ऊपर हमारा जो विश्वास है वो बहुत पक्का हो गया। शुरू में हमने परमात्मा और अपने बीच में एक मित्रता का रिश्ता जो है स्थापित किया था और बहुत ज़्यादा अंतर मन में हम उनसे बात करने लग गए थे, जिसके चलते फिर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर बहुत सारी अलौकिक अनुभूतियाँ हमारे को हुई और फिर हम इस चीज़ के ऊपर पहुँचे कि नहीं, परमात्मा रियल है और हमारा अपना उनसे संबंध है। पहले जो हमारा संबंध होता था वो हम केवल इसलिए निभाते थे क्योंकि हमारे धर्मपत्नी हमारे को प्रेरित करते थे ये करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे फिर थोड़ा उनसे रिश्ता डगमग होता था तो परमात्मा से भी रिश्ता डगमग हो जाता था। अब हमने उस स्टेज को अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लिया था जिसके अंदर जितना कितना भी हमारा रिश्ता था परमात्मा के साथ, वह रिश्ता हमारा अपना था, हमारा अपना पर्सनल कनेक्शन था। दोस्तों, इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे थे। हमने आपको बताया कि जिस आध्यात्मिक संस्था से हमारी धर्मपत्नी जुड़ी हुई थी, वहाँ के हेडक्वार्टर्स को हम 2 बार विज़िट कर चुके थे और हमारा अपने घर में, जो कि उस समय पर सोनीपत में था, हमारा मन लगना बिल्कुल बंद हो गया था। हमारा बार बार मन खिंचता था कि फिर कोई काम आए और मैं फिर खिंच करके दोबारा से हेडक्वार्टर्स पहुंच जाऊं, फिर कोई काम आए फिर मैं दोबारा जा करके पहुंच जाऊं। एक संगठन का भी हम हिस्सा बन गए थे जो कि यूथ विंग जो था, यूथ को एम्पावर करने के लिए एक संगठन था, जिसका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हिस्सा बन गए थे और उसके बहुत सारे जैसे एक साथी साथ में मिल गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों कि हम जब हेडक्वार्टर से वापस अपने घर आए तो इन लोगों के सहयोग की वजह से, इन लोगों की से जो प्रेरणा हमारे को मिल रही थी, जो गाइडेंस हमारे को मिल रहा था, इसकी वजह से हमारा जो पुरुषार्थ है उसके अंदर हम बहुत पक्के हो गए। कई सारे नियम एक व्यक्ति को पालन करने होते हैं इस मार्ग पे, तो वो सारी जो धारणाएं हैं हमने बिल्कुल पक्की कर ली, खान पान की पूरी तरह से शुद्धि कर ली और जो है और भी जितनी धारणाएं हैं उसके अंदर मतलब एकदम से हम पूरी तरह से पक्के हो गए। अब दोस्तों, आज जिस किस्से से हम शुरू करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बात है 4 से 5 महीने इस बात को हो चुके थे कि हम जो है ये जो संस्था के हेडक्वार्टर हैं उनको विज़िट करके आ चुके थे। पहली बार मतलब जब गए थे, और आपको बताया था पिछले एपिसोड में क्या अनुभूतियाँ हुई थी, उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद हमारे को 4 से 5 महीने हो चुके थे और बीच में एक और विज़िट हम कर चुके थे। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा समा हो गया था, जैसे कि हमने बताया, कि हम अपनी धारणाओं के अंदर बहुत ज़्यादा पक्के हो गए थे, लेकिन कर हम सब कुछ जो है अपने घर से ही रहे थे और बार बार जो ये हेडक्वार्टर है और यहाँ के जो पर्वतों की भूमि है ये बार बार हमारे को खींचती थी। दोस्तों, इसी चीज़ के चलते एक और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है, जिसके अंदर शुरू में जिस शो की रिकॉर्डिंग के लिए और सेवा करने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में हमारी जो धर्मपत्नी है वो सेवा के लिए आई थी, उसी का एक दूसरा सीज़न जो है उसकी रिकॉर्डिंग होनी होती है और फिर यहाँ हेडक्वार्टर से उनको इनविटेशन आता है कि भाई आप लोग आ जाइए। और कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जब पीछे हम यहाँ रहे होते हैं तो कुछ एडिटिंग और इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उसके अंदर हमने भी सहयोग दिया था, तो यहाँ से इनविटेशन आता है कि भाई आपका जो पूरा परिवार है आप लोग आ जाइए, दूसरा सीज़न शूट होने वाला है तो उसके अंदर जो है बहुत सारी सेवा होगी। और हमारा भी एक प्रकार से यहाँ पे पूरा ऐसा अरेंजमेंट था कि हाँ भाई आएंगे तो वो दिन में सेवा कर सकते हैं और रात को उनको 3-4 घंटे के लिए सिस्टम चाहिए होता है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों एक बार फिर से हम लोगों का यहाँ हेडक्वार्टर पर्वतों के बीच में आना हो गया। हम आए और इस बार जब हम आए तो अभी तक क्या है कि फिर ध्यान साधना और इस चीज़ के अंदर क्या है, हम बहुत आगे पहले से ही बढ़ चुके थे। आए तो यहाँ पर जो संगठन के जो हमारे मित्र बन गए थे, जो कोर जो हमारी एक टीम सी बन गई थी, उन लोगों से भी हमने इंटरेक्ट किया, उन लोगों से भी हम मिले, तो बहुत ही एक अच्छी सी अनुभूति हुई दोस्तों। लेकिन अभी ये जो समय चल रहा था दोस्तों, इसके अंदर हम
अभी भी अपने बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। और एक चीज़ थी जो कि हमारे मन के अंदर ना फांस की तरह अटकी हुई थी। अपनी धर्मपत्नी से हम बार बार इस चीज़ के बारे में बात किया करते थे कि यार बिजनेस जो है वो ना सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों अभी जो हमने आपको बताया था कि एक अमेरिकन लाइंस पे हम बिज़नेस कर रहे थे जिसके अंदर ऑर्डर्स वगैरह हम इंडिया से लिया करते थे और लॉजिस्टिक्स जो है वो सारे यूएस के अंदर हमारे कुछ पार्टनर्स थे वो लोग मेंटेन करते थे। दोस्तों एक बार पहले भी इस बिज़नेस के अंदर एक बड़ा लॉस हमारे को हो चुका था, जिसके अंदर एक बड़ी गाड़ी का जो इंजन है वो किसी ने एक प्रकार से चोरी कर लिया था और वो सारा जो है फिर हमारे सर पे मढ़ दिया गया था। उसका जो सारा लॉस है वो हमारे को झेलना पड़ा था। दोस्तों इस परिस्थिति से हमारे को बाहर निकालने के लिए हमारे एक स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप था दिल्ली के अंदर, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म चलाते थे। हमने अपनी समस्या उनको बताई थी और हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, और वो लोग भी चाहते थे कि भाई उनका एक साइड बिजनेस हो जाए जिसके अंदर वो डॉलर्स के अंदर इनकम कर सके, जिसके चलते हमारे ये जो नए सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं इन लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए हमारे इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए थे। अब समस्या क्या हो जाती है दोस्तों कि हम कितना भी केयरफुल रहने का प्रयास क्यों ना करें, कोई ना कोई बीच में उसके अंदर धांधलेबाजी हो रही थी। हमारा काम कुछ इस प्रकार का था दोस्तों कि जो भी माल हम अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते थे, गाड़ियों के पार्ट्स जो हम सप्लाई करते थे, वो हमारी अपनी कोई शॉप नहीं थी। वो दरअसल दूसरे स्थानों से पार्ट्स को हम सोर्स करते थे, पैकिंग होती थी हमारे ऑफिस के अंदर यूएस में, और फिर जो वो माल है ये जो आगे जो पार्टीज़ हैं उनको भेजा जाता था, जो भी बिजनेसेस होते थे जो हमसे सामान खरीदते थे। अभी एक बार पहले हमारे साथ इसके अंदर धोखा हो चुका था। हमने ऐसा सोचा था कि भाई दोबारा ये वाला धोखा हम नहीं होने देंगे, और अपने जो भी कागज़ पत्तर हैं उनको हमने बहुत पक्का करके इस बार बिज़नेस करना, हमने बहुत स्ट्रिक्ट थे उस चीज़ को लेकर के हम। लेकिन दोस्तों एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, और ये तभी होता है हमारे साथ दोस्तों जब हम यहाँ हेडक्वार्टर में आए हुए होते हैं। दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 या 5 ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि जब हम यहाँ से काम कर रहे होते हैं उसके अंदर एकदम से जो है खबर आती है कि वो जो ऑर्डर्स हैं, जिस जगह से हमने माल को सोर्स किया था वहाँ पर जो हमने पेमेंट्स हमने की थी जो दुकानदार हैं उनको माल के लिए, वो हमने बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से की हुई थी। और हमारे क्लाइंट से जिससे हमने पैसे एक्सेप्ट किए हुए थे उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ था, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया हुआ था, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह होते हैं उनसे आप पेमेंट लेते हैं, तो उन्होंने किया हुआ था। जो सारा माल हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास पहुंचता है, एक स्पेसिफिक दुकान से 4 से 5 बड़े बड़े ऑर्डर्स पहुंचते हैं, वो सारे के सारे ऑर्डर्स कुछ ना कुछ फॉल्टी निकल आते हैं। मतलब हज़ारों डॉलर्स का सामान हमारे क्लाइंट्स ने जिन्होंने ख़रीदा होता है, वो देखने में तो लगता है कि हाँ भाई चीज़ है, लेकिन उनके पास नॉन वर्किंग कबाड़ पहुंचता है। और यहाँ पर जब हम अपना पैसा वापस रिकवर करने का प्रयास करते हैं तो पहली बात तो हमारे को समय लगता है क्योंकि हमने ट्रांसफ़र किया था, उसके अंदर क्या है पैसा हम बैंक में फ़ोन करके वापस नहीं मंगा सकते। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि एक बहुत मोटा अमाउंट का झटका हमारे को लग जाता है। जो क्लाइंट्स हम जिन क्लाइंट्स ने हमारे को पेमेंट किया था, वो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं चार्ज बैक, वो फट से चार्ज बैक डाल देते हैं और अगले ही दिन सारा पैसा हमारे अकाउंट से निकल करके क्लाइंट्स के खातों के अंदर वापस पहुंच जाता है। लेकिन जिनको हमने पैसा दिया हुआ था वो लोग एक प्रकार से धोखेबाजी कर देते हैं, और उनको पता था कि ये लोग इस सेटअप के अंदर ये काम कर रहे हैं, और यूएस में जहाँ पर वो दुकान थी, मतलब हमारा जो ऑफिस था वो किसी और स्टेट के अंदर था और वो वाली दुकान मतलब बहुत दूर 2-3 हज़ार माइल्स दूर थी, तो हम उनको चेज़ नहीं कर पाए। और एक प्रकार से दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। दोस्तों इस धोखे के चलते हमारे जो इतने प्यारे मित्र हैं जिन्होंने हमारे पे विश्वास करके और 10 लाख रुपए हमारे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किए थे ताकि बिज़नेस को हम ग्रो करा पाएँ और इसको सक्सेसफुल बना पाएँ, दोस्तों उनके सारे जो पैसे हैं उनका लॉस हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर सेवा पे आए हुए थे, तो सेवा के अंदर बीच में से हम जा नहीं सकते थे, और हमारे को एक बहुत ही हालांकि परेशानी थी, लेकिन फिर भी हमारे को विश्वास था कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों जब आप इतनी बार अपने जीवन के अंदर मेहनत करते हैं, ये तीसरी बार था जब एक बिज़नेस को हम एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से हम इस बिज़नेस को करने का प्रयास कर रहे थे, और हमारे साथ वहाँ पर धोखा हो गया। और उसके चलते
हमारा मनोबल जल्दी से टूटता नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों मनोबल जैसे टूट सा गया और अंदर से एक मतलब एक वो था, और हमने जैसे अपने एक पेशेंस होती है ना उसको बांध रखा था हमने। लेकिन फिर हमारे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ यहीं पर कि हमारा वो जो सब्र का बांध है वो टूट गया। और जब ये सब्र का बांध टूटा तो दोस्तों एक हमारा संकल्प भी टूटा, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परमात्मा चाहते थे कि हम इस संकल्प को तोड़ दें। दोस्तों था कुछ ऐसा कि हम पूरी तरह से, देखिए हम धारणाएं इन सब चीज़ों के अंदर तो थे, सारा पुरुषार्थ भी कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे थे परमात्मा को। क्योंकि हमेशा हमारी परमात्मा के साथ में कॉन्वर्जेशन चलती थी, और हमारे को ये होता था कि यार देख, जितने भी रायते फैलाए हैं ना, जितनी भी ये कर्जे किए हैं या ये जो भी मुसीबतें आई हैं ना जीवन के अंदर, ये ना मैंने किया है, तो इस सबको ना सॉल्व भी मैं खुद ही करूँगा। हमारे को जैसे भगवान के सामने भी एक वो थोड़ी ईगो सी थी। हमारे को ये था कि भाई तू मेरे साथ है, तू मेरा दोस्त है, ठीक है, तू मेरे साथ है, तू यार अपना दोस्त बन करके जो है ना तू मेरी मदद करता रहे, देख तू कहाँ पे कैसे मेरे को रास्ता दिखाता रहे, लेकिन जो मुसीबतें हैं ना इनको पार मैं खुद ही करूँगा। जैसे कुछ ज़्यादा ही एक वो होता है ना, इनको पार मैं खुद ही करूँगा, तेरे से मैं मदद नहीं लूँगा, मतलब तू नहीं करेगा मेरा काम, काम मैं ही करूँगा, और ऐसे करना है ऐसे करना है। तो जो हम ऑलरेडी करते थे उसी के अंदर परमात्मा से जो है राय लेते थे और वहीं पर वो लेने का प्रयास करते थे। तो एक हमने बैरियर बना रखा था, पूरी तरह से अपने आप को सौंप नहीं पा रहे थे। दोस्तों जिस रात को, अब क्योंकि रात को ही पता लगता है ये सारे कांड के बारे में ना, तो जिस रात को हमारे सामने आया ना, लगभग $7,500 का चार्जबैक आ गया था एक ही दिन में अलग अलग क्लाइंट से। और उससे ये भी एक वो हो गया कि जो पोर्टल होता है हमारा जिससे हम पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, वो भी थोड़ा उसका एक रिस्क बढ़ जाता है। तो वहाँ से भी आता है कि इतने ज़्यादा चार्जबैक्स आ रहे हैं, और ये तो मतलब एक पूरी तरह से वो बिज़नेस जो है वो खतरे के अंदर पड़ गया था। तो दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक वो कैंपस था जिस कैंपस के अंदर हम रुके हुए थे, जहाँ पर स्टूडियो था। एक कैंपस दूसरा है जहाँ पर ज़्यादातर लोग विज़िट करते हैं, जहाँ पे ध्यान वगैरह करने के लिए ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल होता है, कुछ ऐसा वहाँ पे विशेष है वहाँ पर। और हम इन दोनों कैंपस के बीच में ना दोस्तों घूम रहे थे। लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों कैंपसेस के बीच में। उन दोनों कैंपसेस के बीच में ना हम चल रहे थे, चल करके एक स्थान से उस तरह स्थान की तरफ आए, लेकिन अंदर नहीं गए, वहाँ से फिर वापस गए। फिर दोस्तों एक पेड़ है, हाँ एक ऐसा मतलब एक वो करते, तो एक पेड़ था साइड में, साइड लेन के अंदर, पेड़ के नीचे हम खड़े हो गए। और अभी कुछ ऐसा था कि ना हमारी और परमात्मा की जो बातचीत है ना वो बिल्कुल बंद सी थी, और बंद करके जैसे हम एक ना साइलेंस के अंदर चले गए, डीप साइलेंस के अंदर गए। और एकदम से ना जैसे अपने अंदर हम पहुँचे, और जैसे हमने कोई अपने अंदर कोई लिड था, कोई एक जैसे कोई कवर थी, कोई चीज़, कोई ढक्कन था, हमारे को ऐसा फील हुआ कि जैसे हमने उसको खोल दिया। और जैसे ही हमने उसको खोला तो दोस्तों हम ना अपने आप अकेले में ना फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। और हमने कहने लगे कि बाबा, मैंने आपको बहुत बार धोखा दिया है, बहुत बार आपको अपना बना करके छोड़ा है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। आज आपका हाथ पकड़ लिया पक्के से, आज के बाद आपको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा अब ना मेरे से होता नहीं है, ये कहा हमने कि बाबा बहुत समय मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ट्राई किया बाबा, सालों से लगा हुआ हूँ, सालों से लगा हुआ हूँ, दिन रात एक कर दिया, खून पसीना एक कर दिया, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना परिवार देखा, ना जीवन देखा, बस केवल देखा कि कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है। बाबा बहुत कर लिया मैंने, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं बार बार मुझे पीछे खींच लेती है कोई तो चीज़ है, ये मुसीबतें बार बार आ जाती हैं। तो हमने कहा कि बाबा आज से अपने आप को मैं आपको पूरी तरह से सौंपता हूँ, पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ। अब आप देखना कि कैसे होगा, क्या करना है। अब मुझे नहीं पता, अब मैं नहीं कर सकता दोबारा से काम धंधा, ये मेरे से नहीं होगा, अब खड़ा मैं नहीं खड़ा कर पाऊँगा, अब मैं नहीं कर सकता। आज अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंपता हूँ मैं, अब आप करना, जो रास्ता आप दिखाओगे उस रास्ते पे चलूँगा, जो श्रीमत प्रमाण जिस दिशा में आगे बढ़ना होगा उसमें होगा, आप देखना, मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों वो एक ना हमारे अंदर वो जो इमोशन था ना
कि रायता हमने फैलाया तो उसको ठीक भी हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि ना परमात्मा चाहते थे, बाबा चाहते थे कि ना ये बच्चा इस इमोशन को छोड़ दे। इस बच्चे ने मुझे अपने जीवन के अंदर स्वीकारा है, तो मेरा बच्चा जैसा भी है, जो भी है, जो कुछ उसने किया है, अब वो सब कुछ मेरा है। तो वो हम अपने डेट्स को, अपने बिजनेस को, अपने पैशन को ना लेट गो नहीं कर रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो ये जब किस्सा हुआ तो अंदर से बिल्कुल जैसे हमने अपने आप को वो कर दिया कि अब मुझे नहीं पता लाखों के कर्जे हैं, करोड़ों के कर्जे हैं, मैं लायक हूँ, मैं नालायक हूँ। ये भी चीज़ एक चलती थी अंदर की। हमने, क्योंकि एक बहुत समय पहले का ये भी किस्सा था कि हमारे को ज्ञान मिल गया था, फिर हम ट्रेटर हो गए थे और हमने बहुत बदनामी भी करी थी। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन इस दिन हमारे को ऐसा एक जैसे क्लैरिटी सी हमारे मन के अंदर आ गई। हमने कहा कि हमने कुछ किया हो इस जन्म में, पिछले जन्म में, मैं कुछ भी हूं, मैं बुरे से बुरा क्यों नहीं, लेकिन अब मैं तेरा हूं और तू मेरा है। हमने उस दिन बाबा को कमिटमेंट किया कि आपकी जो पूरी जिम्मेवारी है ना, जो आप चाहते हो, जो परिवर्तन आप इस विश्व में लाना चाहते हो, उस परिवर्तन को लाने की जिम्मेवारी मैं लूँगा। मैं ये काम करूँगा जो करने के लिए आपने बनाया है, मैं उसमें करूँगा। और ये सब कुछ अब मैंने खुद को आपको सौंप दिया ना, तो अब ये सब आपका, कर्जे भी आपके, तो मेरा बच्चा भी आपका, तो पूरा परिवार भी आपका। अब आप करोगे, अब मैं नहीं करूँगा। ऐसा एक वो हुआ। और कहा कि बाबा आज के बाद अगर हाथ छोड़ूं तो मुंह पे जूते मारना, सड़क के बीच में खड़ा करके। आज के बाद हाथ नहीं छोड़ूंगा, अब पक्का हो गया हूं। एक जैसे एक वो था। अच्छा दोस्तों, ये किस्सा जब होता है तो कुछ ऐसा है कि ये करना, हम दोपहर शाम की बात होती है कि जब हम ये कर रहे होते हैं और करके वापस जाते हैं। अभी फिर भी क्योंकि जो भी सामने आया था उससे युद्ध तो खुद ही लड़ना था ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं पैसों को क्लेम करने के लिए और उनसे निकलवाने के लिए। कुछ वो दुकानदार को थ्रेट कॉल्स भी करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, भाई तुमने गलत माल कर दिया, तुमने फ्रॉड किया है हमारे साथ। और तो ये सब करते हैं रात को। और लेकिन हम पूरी तरह से जैसे जा कर के बाबा की गोद में बैठ गए थे और हमारे को था कि अब जो कुछ भी होगा आगे वो ना अच्छा ही होगा। अब दोस्तों एक दिन बीत जाता है और अगले दिन एक हमारे को अनुभूति होती है। नेक्स्ट डे कुछ ऐसा होता है कि हम स्टूडियो में जो हमारा डेस्क था, जो स्टेशन हमारे को मिला हुआ था, वहाँ पे बैठ कर के सेवा कर रहे होते हैं। कुछ एडिटिंग का काम कर रहे होते हैं शो का, रॉ एडिट कर रहे होते हैं शो को। तो इतने में क्या होता है कि एक भाई आता है, एक भाई जो कि बहुत पुराना सेवादार था। और वो आता है और वो कहता है कि अरे हितेश भाई, आपने देखा नहीं, आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो उनको कहते कि नहीं भाई, मैंने गिफ्ट तो नहीं देखा। तो कहते ये देखा ना अभी। तो वो हमारे डेस्क पे दिखाते हैं, तो उसके अंदर हमने नोटिस नहीं किया था। सुबह से, मतलब काफ़ी देर से हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो चीज़ सुबह से पड़ी हुई थी। तो एक पेपर था, वो फोल्डेड था और उसके अंदर लिखा हुआ था कि फॉर डियर हितेश भाई फ्रॉम बाबा। और उसके अंदर दोस्तों एक बैज था। तो बेसिकली जिस संस्था का हम हिस्सा हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग धारणा मूर्त हो जाते हैं, जो भी लोग बुद्धि से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं और सभी धारणाओं को, और जो उनका तपस्या का जो रूटीन होता है और बहुत वर्षों तक जो होता है जब, तो उस चीज़ को देख करके जो भी निमित्त आत्माएं होती हैं, जो भी बड़े होते हैं, वो एक प्रकार से ना उनको रिवॉर्ड करते हैं, उनको एक बैज मिलता है। उस बैज को पहनना मतलब आप एक प्रकार से आप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं अपने पुरुषार्थ में ना। मतलब वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हाँ, आप एक्चुअली में ब्राह्मण आत्मा बन गए हैं, है ना। आप एक्चुअली में, आपकी साधना, आपकी तपस्या उस स्तर पे है कि आप रिप्रेजेंट करने के लिए अब लायक हैं। कि कोई अगर आपसे पूछे, कोई चीज़ के बारे में आपसे पूछे, ज्ञान के बारे में पूछे, तो उन लोगों को बैज मिलता है जिनका देखा जाता है कि हाँ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। ये एक्चुअली के अंदर एक होता है कि हम अभी कहीं से जुड़े हैं, एक होता है कि असली में गहराई में उतर गए हैं। तो जो गहराई में उतर जाती है ना आत्माएं, तो टीचर बहनें होती हैं, फिर वो बैज ऑफर करती हैं। तो ये भाई हमारे लिए बैज खरीद करके ले आए एक दूसरे कैंपस से। तो हमने उनसे पूछा कि अरे भाई, ये कैसे, क्या, क्यों लाए, ये क्या हुआ।
तो भाई बताता है कि भाई देखो मैं ना सुबह 7 बजे क्लास करने के लिए गया था वहाँ पे, डेली क्लासेस होती है मॉर्निंग में। तो कहते हैं क्लास करने के लिए मैं वहाँ गया था, क्लास लगभग 8 बजे ख़त्म हुई। तो कहते हैं जब क्लास ख़त्म हुई और मैं बाहर निकला ना, तो मुझे बार बार ना आपका चेहरा दिखाई देने लग गया अपने सामने। हमने कहा अच्छा। कहते हैं हाँ, आपका चेहरा दिखाई दे और बार बार मेरे को बाबा दिखाई दे, बार बार मुझे परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे। और कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। फिर वो कहते हैं कि मुझे ना अचानक से ना ऐसी फीलिंग आने लगी कि मुझे ना आपके लिए बैज खरीदना है। अंदर एक स्पिरिचुअल शॉप होती है जहाँ से जनरली जो जो टीचर बहनें होती हैं, जो बड़े सीनियर माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो खरीदती हैं ये बैज। और वो जो जो लोग उनको लगता है कि स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं वो देती हैं उनको बैज। तो ये कहते हैं कि ना मुझे ना बैज बार बार नज़र आए और मुझे ऐसा फील हो कि मुझे लेकर के जाना है। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये गड़बड़ थी, और गड़बड़ ये थी कि 8 बजे मेरी क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन जो शॉप्स हैं जहाँ से ये बैज मिलता है वो शॉप 9 बजे खुलती है। बट ही सेड कि भाई पता नहीं क्या हुआ, एंड ही सेड कि मेरे अंदर ना पेशेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। ही सेड कि मैं ना 9 बजे तक, जब तक भाई मैंने ये बैज नहीं खरीदा ना, मैं ना उस कैंपस से बाहर नहीं आ पाया। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बाबा रोक रहा है वहां पे और कह रहा है कि नहीं, ले करके जाओ, ये ले करके जाओ, आपका चेहरा दिखाई दे, बाबा का चेहरा दिखाई दे। कह रहे कि मैं थोड़ी देर में ना चलते चलते परेशान हो गया कि इतने ज़्यादा मेरे को विचार क्यों आने लग गए हैं, इतना ज़्यादा जैसे प्रभाव क्यों आने लग गया है मेरे ऊपर, जैसे बाबा रोक रहा हो। तो कह रहे उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट में परेशान होता रहा कि इतने ज़्यादा थॉट्स आने लग गए हैं, बार बार आप दिखने लग गए हो। तो कहता है कि मैं ना ध्यान के अंदर बैठ गया, मैंने योग किया और 9 सवा 9 बजे तक मैं योग के अंदर था। फिर वो कहता है कि भाई उसके बाद वो जो स्टोर है वो खुल गया अंदर, जहाँ से ये सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो कहते हैं कि वो ईश्वरीय सौगात जो है मैंने आपके लिए यहाँ से खरीदी। एंड ही सेड कि ना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पुश था कि नहीं, खरीद करके ही निकलना है यहाँ से। तो कह रहे भाई वो आया और आ करके फिर मैंने यहाँ पे ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपके लिए रख दिया, तो आपने अभी तक नहीं देखा। तो हमने कहा कि भाई बस आप लाए थे तो हो सकता है कि आपके हाथों से हमारे को मिलना हो, ये भाई आप रख करके चले गए थे तो आप ही जो है इसको पहना दो। अब दोस्तों देखिए, बैज का कुछ ऐसा होता है कि हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खरीद करके पहन लेते हैं अपने आप को, सेल्फ वो अपने आप, अपनी खैर अपना भी पुरुषार्थ हर किसी को पता होता है, लेकिन पहन लेते हैं। आइडियल जो सिचुएशन होती है उसके अंदर ये है कि जो ये चीज़ें हैं ना वो खुद नहीं पहनी जाती। वो जब कोई तपस्वी आत्मा, कोई बहुत श्रेष्ठ वर्षों से तपस्या कर रही हुई और सारे पुरुषार्थ में, धारणाओं में पक्की आत्मा जो होती है ना, जो बड़े होते हैं, वो लोग जब देखते हैं कि आप डिज़र्व करते हो तो वो खरीद करके आपको वो जो बैज है वो पहनाते हैं, आपको एक तरीके से वो अपना आशीर्वाद देते हैं, और वो एक तरीके से उनका राइट ऑफ होता है कि हाँ ये अब लायक बन गए हैं। तो यहाँ दोस्तों जो सारा प्रकरण हमारे सामने हुआ, हमने उस बैज को धारण कर लिया, और धारण करने के बाद हम आज तक भी अपने सीने से लगा करके रखते हैं, डेली पहनते हैं। दोस्तों हमारे को इतनी अंदर से इतनी खुशी हुई, और खुशी के जो है आंसू इतने ज़्यादा आए, हमारे को उस दिन रियलाइज़ हुआ कि स्वयं परमात्मा ने हमारे लिए इस बैज को भिजवाया है, स्वयं ईश्वर ने किया। क्योंकि अंदर की बात तो हमारे को पता थी ना दोस्तों। अभी एक दिन पहले का ही किस्सा था ना, एक दिन पहले दोपहर शाम के बीच में हमने समर्पण किया था अपने आप को, कहा था कि बाबा आज के बाद पीछे नहीं हटूंगा। तो एक दिन पहले हमने समर्पण किया, और अगले दिन सुबह एक दूसरे बच्चे को जो कि हमारे संपर्क में था, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा पुरुषार्थी हैं और बड़े भाई थे, उनको परमात्मा ने रोक लिया। जैसे परमात्मा चाहते थे कि नहीं, बच्चे ने सचमुच में समर्पण कर दिया है, और हमें लगा कि परमात्मा ने वो बैज भिजवा करके हमारा जो समर्पण है उसको स्वीकार भी कर लिया। तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा खुशियों से ओतप्रोत थे। एक तरफ हम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे, हमारे को पता था कि हमारा समर्पण जो है वो पूरी तरह से स्वीकार हो चुका है। हमें पता था कि अब कुछ गलत नहीं होगा। कुछ और दिन की सेवा थी, तो सेवा पूरी करते हैं, संपन्न करते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों वापस चले जाते हैं तो लौकिक जीवन की समस्या तो वैसी की वैसी खड़ी थी। अब ये बिज़नेस इस कगार पे आ गया था कि दोबारा से अब इसको बंद करना पड़ा। दोस्तों
घर के हर तरह के खर्चे, थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास था, लेकिन जैसे सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अच्छा, अभी परमात्मा को समर्पण करके आए हैं और वापस आए, तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप ऐसे किसी चीज़ में आप आगे बढ़ोगे ना, एक स्टेज में आगे बढ़ोगे, अपने समर्पण के, अपने पुरुषार्थ के स्टेज में आगे बढ़ोगे, तो हमेशा जो मायावी शक्तियाँ ना आपको पीछे खींचती हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ दोस्तों। हमारे संपर्क में एक व्यक्ति था जो कि हम बहुत समय से जानते थे उनको। कभी जैसे पैसों का भी ऐसा होता था, हमारे को ज़रूरत होती थी तो उनसे हम वो हमें लेंड भी कर देते थे और फिर हम उनको रिटर्न कर देते थे। और उन व्यक्ति का कुछ ऐसा था कि वो भी कॉल सेंटर इंडस्ट्री से थे और बहुत सारे कॉल सेंटर्स को वो चलाते थे। लेकिन अपेरेंटली कुछ ऐसा था कि दोस्तों वो जो कॉल सेंटर वो चलाते थे ना, वो सारे 2 नंबर के कॉल सेंटर होते थे जिसके अंदर फ्रॉड वगैरह किया जाता है। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे को पैसों की तंगी होती है तो हम थोड़ा इनको संपर्क करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये है, जो ये हो गया है। तो वो हमारे को ना, फिर हमारे को थोड़ा वो समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप इस बिज़नेस के अंदर छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे 2-3 लोगों के साथ मिलकर के आप लेजिटिमेट काम करने की कोशिश कर रहे हो। लेजिटिमेट काम के अंदर हमेशा लोगों को नुकसान ही होता है। उन्होंने हमारे को भी ये कहा कि देखो भाई, आपने लेजिटिमेट काम किया तो आपके साथ तो किसी ना किसी ने धोखा कर ही दिया ना। वो जिस किसी से भी आपने माल उठाया था, उन्होंने आपके साथ धोखा कर दिया और आज आप देखो, आप फिर से पहले इतने लाखों करोड़ों के नीचे थे, अभी 10 लाख के नीचे फिर आप आ गए हो। तो भाई आप मेरी बात को मानो, ये सब छोड़ो। एंड वो जो भाई है उसको, जो हमारा जैसे जो हमारा स्किल सेट है और क्या हमारा काम है क्या है, तो वो कोई बहुत पुराना हमारा कॉलीग भी था, उसको बहुत अच्छे से पता था कि हमारा कितना होल्ड है। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हम थे, तो फिर उसका भी उसको बहुत पता था कि कैसे हमने लोगों को ग्रूम किया है और लेजिटिमेट बिजनेसेस के अंदर। तो उसने हमारे को पुश किया कि भाई, जो मेरे इलीगल बिजनेस जो चलते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को थोड़ा वो धोखाधड़ी करते हैं और उनसे पैसे मंगवा लेते हैं, कुछ कुछ करके स्कैम्स बेसिकली चलते हैं। तो उसने हमारे को कन्विंस किया कि भाई आप आ जाओ, मैं आपको बनी बनाई टीम देता हूँ, मैं आपको कॉल्स देता हूँ, मैं पैसा लगाता हूँ, आप आ जाओ, जो कमाई होगी इसके अंदर आपकी और मेरी आधी आधी। अब दोस्तों, ये जो भाई हमसे बात कर रहा था, उसका कुछ ऐसा था कि वो मतलब महीनों के ना 1 लाख 2 लाख नहीं, मतलब लाखों के हिसाब से पैसा कमाता था वो। मतलब 2 नंबर का काम है तो 10 10 10 20 20 लाख रुपए महीने का, ऐसा उनका हिसाब किताब था कि वो कमाता था। और बहुत बड़े लेवल पे जो है वो स्कैम्स और फ्रॉड्स और ये सब करता था। अच्छा, इस भाई ने एक तो हमारे को ये प्रपोज़ल दिया कि भाई ये करते हैं, और दूसरा उसने हमारे को ये भी बताया, उसने कहा कि मैंने एक इस प्रकार की कोई कंपनी को सेटअप किया है यूएस के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट्स कराती है। तो मैं आपको, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं ना, तो आपको उस रीति आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि आप एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, वो करके आपको मैं बड़े क्लाइंट्स दिलाऊंगा। उनसे आपको जो है उसने कहा कि जो बिटकॉइन होता है इसके अंदर आपको पैसे लेने हैं, और बहुत ही मोटे लेवल पे पैसा आता है उनसे। सो ही वाज सेइंग कि भाई देखो, आपका जो होल्ड है, आपका जो कमांड है लैंग्वेज के अंदर, अगर आपके कमांड को हम यूज़ करें ना, तो उन्होंने कहा छोटा मोटा ना जो ये कॉलिंग करते हैं लड़के, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे को वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इस तरह की कोई प्रोफाइल का कोई फ्रॉड करना है ना, तो उसके लिए आप परफेक्ट हो, आप साथ आ जाओ। उसने बोला अगर आपको और लोगों को नहीं भी संभालना है तो आप ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले इसके अंदर मेरे साथ आ जाओ। इसके अंदर मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स उनके होते हैं, तो उनको घुमाना है और उनसे 20-50 हज़ार डॉलर्स, मतलब हर एक व्यक्ति से जो है आपको ये बिटकॉइन के अंदर डलवाना है, और जो भी इसके अंदर हमारा आगे प्रॉफिट होगा उसको हम आधा आधा कर लेंगे। बेसिकली दोस्तों, जिस तरह का काम ये भाई हमारे को बता रहा था, इसके अंदर उसका प्रपोजल ये था कि अगर मैं उनके साथ काम करता हूँ, हम उनके साथ काम करते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए महीना हम कमा पाएंगे। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि आज तक हमने कभी भी कोई ये फ्रॉड वाला काम नहीं किया था। कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आई हो, कितना ही कुछ क्यों ना आया हो, थोड़ा बहुत अगर हम आटे में नमक भी मिला देते थे ना किसी ऑर्डर के अंदर, या ऐसा कुछ होता था, तो थोड़े हम परेशान हो जाते थे कि नहीं यार, क्लाइंट क्या सोचेगा, ऊपर नीचे हो गया, आगे चल के उसका माल पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा। थोड़ा हमारा इस तरह का नेचर था। लेकिन दोस्तों, इतने समय से इतनी सारी परेशानियां झेल रहे थे, 1.5 करोड़ का मार्केट का कर्जा खड़ा हुआ था,
पहले इस बिज़नेस के अंदर 3-4 लाख रुपए का लॉस था, वो कहीं और में हमारे को चुकाना था, एक दूसरा अमेरिकन पार्टनर था उनको चुकाना था। अभी ये 10 लाख रुपए की फिर से चपत हमारे को लग गई थी। 10 लाख नहीं, मतलब 5.5-6 लाख की चपत जो है खड़े पैर लग गई थी, और इन्वेस्टमेंट अभी रिकवर नहीं हुआ था। ये जो भाई लोग हैं हमारे साथ, तो हम एक बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर के अंदर थे, और यही हमारा पेपर था दोस्तों। यहीं पे हमारे को वो था, हमारे को सही मायने में तो हमारे को लगने लगा कि हाँ यार, एक बार मैं फ्रॉड कर ही लेता हूँ। क्योंकि इस भाई ने बोला था कि भाई देखो, अगर आप फ्रॉड वगैरह अगर आप नहीं भी करना चाहते तो एक बार 6 महीना लग करके कर लो आप, ये है ना, 10-15 पेटी आप छाप लो महीने का, 20 लाख रुपए के आसपास आप छाप लो, जितना भी छपेगा। हमारे को ये था 10-15 लाख बोल रहा है जो काम था, हमारे को भी पता था कि 5-6 लाख रुपए महीने के तो कहीं भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार कर लो। तो हमारे को भी ये था कि हाँ ठीक है, 6 महीना साल करूँगा और इतना पैसा कमा लूँगा, मार्केट का सारा पैसा उतार दूंगा। ये भी दोस्त हैं, इनके भी 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था हमारे को, तो हमारे को था कि ये इनका भी उतार दूंगा, ठीक है कर लेता हूँ, ऐसा आ रहा था बार बार। लेकिन फिर अंदर से एक पुश आया कि नहीं यार, कोई तो और रास्ता होगा, कोई तो और रास्ता होगा, कोई तो और रास्ता होगा। ऐसे में दोस्तों, ये जो यूथ विंग के अंदर भाई हमारे को मिले थे, उनमें से एक भाई हमारे को मिलता है जो कि पिछले 7 वर्षों से यहीं पर पर्वतों के अंदर तपस्या कर रहा था, जो कि हमारे को सेवा के समय पे मिला था। वो बहुत ज्ञानी और ध्यानी आत्मा हमारे को फील हुई। तो अब हमारे साथ क्या था, पहले ना हम किसी से राय नहीं लिया करते थे। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है, सोचता हूँ एक बार इससे राय लेता हूँ। तो सरप्राइजिंगली क्या होता है दोस्तों, हम इस भाई को कॉल करते हैं और इसको बताते हैं, तो उसको पता होता है कि हम सोनीपत में कहाँ रहते हैं, कैसे रखते हैं। तो सरप्राइजिंगली ऐसा होता है कि 7 वर्षों में वो पहली बार अपने घर आया होता है सोनीपत। वो भाई भी सोनीपत का रहने वाला था, जहाँ हमारी सोसाइटी थी वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर उसका सिटी के अंदर घर था। तो वो भाई आया होता है, हम उससे पूछते हैं कि, हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उन लोगों को पता था अभी तक कि भाई इस भाई की ऐसी लाखों करोड़ों की समस्या चल रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई घर आ गए हो तो चलिए ठीक है, हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। हमने कहा मिलने के लिए आते हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम यहाँ पे आए हुए हैं तो मैं मिलने के लिए आता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि हम उनके लिए जो है घर पे जो है अगले दिन भोजन की उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि ये भाई ऐसा है कि ना बहुत स्ट्रिक्ट था, ये 7 वर्षों से तपस्या में था, और थोड़ा तपस्या में कुछ ज़्यादा लीन रहने वाले व्यक्ति होते हैं ना, थोड़ा उस टाइप की पर्सनालिटी थी। तो भले ही हमारी धारणाएं थी, हमारी जो वाइफ हैं, जो युगल हैं, वो बचपन से ज्ञान के अंदर चल रही थी, लेकिन उनको फिर भी हिकअप्स थे। वो ऐसे किसी के घर जाकर के खाना नहीं खाते। तो कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जब हमने उनको ये निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रित किया, तो वो मान गए। अगले दिन वो हमारे घर आ जाते हैं। हम उनके लिए काफ़ी सारे पकवान हमने बनाए होते हैं। भाई आता है, पकवान नहीं खाता, लेकिन वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपके घर में आया हूँ तो मैं फल खाऊंगा। तो फिर ऐसा होता है कि हमारी वाइफ और हम जो हैं थोड़े फल वगैरह काट करके देते हैं। घर पे काफ़ी देर तक डिस्कशन होता है उस भाई से, और उसके बाद फिर हम ये वाली जो हमारी बात होती है कि फ्रॉड्स करने का मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली में अब, तो ये बात हम अपनी वाइफ के सामने नहीं बोलते, उनको हमने बताई भी नहीं थी ये बात। शायद आज तक भी उनको नहीं पता ये बात, लेकिन अब हमारा ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको भी पता लग जाएगी। तो उस भाई के साथ हम बोलते हैं कि भाई आपके साथ मुझे थोड़ा अलग से टाइम स्पेंड करना है। तो उनकी गाड़ी के अंदर हम उनके घर की तरफ जाते हैं। हमने बोला था कि मैं वापस ऑटो करके आ जाऊँगा, आप चलो। तो रास्ते के अंदर एक जगह पे हम खड़े हो जाते हैं। हमने कहा भाई शांति से बात करते हैं। तो उनको फिर हम ये बताते हैं कि भाई देखो, आज तक नहीं किया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एक बार 6 महीने कर लूँ क्या। भाई सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, इतनी जगह पे केस हो रखे हैं मेरे ऊपर और ये हो रखा है, तो एक बार कर लूँ क्या। जैसे ही हमने बोला ना दोस्तों, तो उस भाई ने पता क्या किया, उसने ना कस करके ना हमारा हाथ पकड़ लिया। हम पैसेंजर सीट पे थे, वो ड्राइवर सीट पे थे, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड ऐसे किया, हमारा जो हाथ है ना ऐसे कस करके उसने पकड़ लिया। उसने ना आंखों में देखा, और आंखों में देख करके ना ऐसा तेज दृष्टि सी दी, जैसे हम किसी चीज़ में फंस रहे थे, फिर से दलदल में फंस रहे थे, कि झंझोड़ दिया हमारे को, करंट सा भेजा। और उस भाई ने कहा कि प्यारे भाई, आज तक नहीं किया है ना, अब भी नहीं करना। हमने कहा भाई कि आज तक नहीं किया है, पर कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है। कह रहे रास्ता
बाबा को हमने उनको ये भी बताया कि उनको ये भी किस्सा पता था कि कैसे हमारे को बैज मिला और हमने समर्पण किया। कह रहा रास्ता निकालने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है भाई, समर्पण कर दिया ना, रास्ता वो निकालेगा। नहीं करना, आज तक नहीं किया तो अब भी नहीं करना। दोस्तों अभी भी हम डिलेमा में थे, उस शाम को हम बताने वाले थे उस व्यक्ति को कि हम फ्रॉड के काम में आएंगे साथ में या नहीं आएंगे। तो उस भाई ने जितने कन्विक्शन से हमारे को बोला, हमारे अंदर ना दोबारा से हिम्मत आ गई, एक अग्नि सी प्रज्वलित हो गई। हमने कहा सही कह रहे हो भाई। उसने बोला कि भाई देखो पुराने हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर धोखाधड़ी की गई, जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी, जिन लोगों के लिए आप ये काम करोगे, और ये जो पैसा आता है और भी बहुत सारे गलत कामों के अंदर यूज़ होता है, मतलब जो ऐसे 2 नंबर के पैसों का जो सिस्टम होता है, कह रहा है कहाँ टेररिज्म में यूज़ हो रहा है, कहाँ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में यूज़ होगा ये पैसा। कह रहा है कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं इसका जो नया हिसाब किताब बन जाएगा। कह रहा पुराना तो भाई देखेंगे, जो था वो बाबा ख़त्म करवाएगा, लेकिन अब आप समर्पित कर चुके हो खुद को, अब अगर किया ऐसा तो ऐसी खाई के अंदर गिरोगे, फिर 7 जन्मों तक वापस बाहर नहीं निकल पाओगे। तो हमने कहा हाँ भाई, एक हिसाब को ख़त्म करने के लिए मैं दूसरा हिसाब नहीं बनाऊंगा। पक्के हो गए हम। ये भाई मिला और भाई फिर जो है वहाँ से चला गया। दोस्तों छोटा सा हेड्सअप आपको हम देना चाहते हैं ये भाई का। दोस्तों ये भाई जो है ना, जब ये हमारे घर आया ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग संगी साथी थे ना, जो सारे विंग के जो साथ के जो लोग थे, जो सारी आत्माएं जानती थी, यहाँ पर ना एक हलचल सी हो गई। सबने यह कहा कि अगर ये भाई भोजन करने चला गया किसी दूसरे भाई के घर पे, तो पक्का कुछ बड़ा होगा, तो पक्का भाई कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। तभी गया है, ये भाई नहीं जा सकता ऐसे किसी के भी घर पे। दोस्तों एक पूर्व जीवन का ना हमारा आपस में कमिटमेंट था, इस भाई का और हमारा एक इच्छा थी, वो अधूरी रह गई थी, जिसके चलते ये आत्मा हमारे घर चल करके आई थी। और हमारा उसने सहयोग भी किया, हमारे को सही सद्बुद्धि दी। बाबा का बच्चा है तो बाबा ने ही भेजा था उनको कि बच्चे को नहीं जाने देना, अब वापस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो अब इसको साथ में रखना है। दोस्तों इस भाई के साथ कुछ ऐसा था कि ना, हमारे पूर्व का एक जीवन है, उसकी जो लाइफ जो स्टोरी है उसका भी लिंक हम इस वीडियो के अंदर हम दे देंगे, हमारी अपनी पास्ट लाइफ स्टोरी का, जब हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था। दोस्तों उसके अंदर एक जीवन हमारे को नज़र आया था जो कि रेवोल्यूशनरी लाइफ वाला जीवन था, जिसके अंदर हमने बताया है कि हम HSRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। तो ये भाई और हम दोनों एक ही केस के अंदर बंद थे, जेल के अंदर, लेकिन हम अलग अलग जेलों के अंदर बंद थे। और कुछ ऐसा था कि 13-14 लड़के थे जो कि एक जेल के अंदर थे, और 2 लड़के थे जो कि एक दूसरी जेल के अंदर थे। तो ये जो भाई है ना दोस्तों, इसने और हमने सब लोगों ने मिलकर के एक भूख हड़ताल की थी, और उस भूख हड़ताल के चलते ही फिर हमारे जो है प्राण चले गए थे। हमारा ना कमिटमेंट था इन लोगों को कि ये जो भूख हड़ताल हम कर रहे हैं ना, उसके अंदर ना तुम्हारे साथ ना मैं आखिर तक चलूँगा, आखिर तक साथ दूंगा, आखिर तक। लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वो जो पूरा भूख हड़ताल का जो पूरा किस्सा था, और वो जो सारा जो भी उस समय पे भी जो जेल के अंदर जो अट्रॉसिटी हुई सभी क्रांतिकारियों के साथ, उसके अंदर हमारी मृत्यु ना 63वें दिन हो गई थी। 63 डेज भूख हड़ताल करी और उसके बाद मृत्यु हो गई थी। लेकिन भूख हड़ताल जो एक्चुअली में चली थी वो 113 या 112 दिन तक चली थी। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। जब वो भूख हड़ताल पूरी हुई ना, बिल्कुल पूरी हुई, जब एक्चुअली में अंग्रेज़ों ने सारी जो मांगे हैं उनको मान लिया था, वो मांगे मानने से 50 दिन पहले हमारी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों पता नहीं क्यों, शायद वो 50 दिन की जेल भी पेंडिंग थी। इसी वजह से हमारे इस जीवन के अंदर जब हमारा जेल जाना हुआ, तो हमें लगता है कि 50 दिन हम जेल के अंदर थे, तो हमें लगता है कि हमारा वो जो कमिटमेंट था ना कि तुम्हारे साथ रहूँगा अंत तक, हड़ताल तक, तो अब देह क्या है, अब देह का क्या कर सकते हैं, देह ने अपने आप को वो डेड हो गया है और हम कर नहीं पाए हैं। तो 113 या 112 दिन की भूख हड़ताल थी, जिसमें से हमारे 50 दिन रह गए थे। तो वो एक तो ये है कि इस जीवन में जब हम जेल गए तो 50 दिन हम वहाँ से पूरे करके आए, क्योंकि जब हमारा इस जीवन में हमारा जेल जाना हुआ था, जो कि हमने अपने लाइफ स्टोरी के 11वें एपिसोड के अंदर शेयर किया है, आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं।
तो वो बेखामखा का ही था, ऐसे ही कुछ भी सामने खड़ा होकर के आ गया था और ऐसा धारा, ऐसी केस हमारे ऊपर पड़ गया, ऐसा अजीब सा ही झगड़ा हो गया कि 50 दिन जेल काटनी पड़ गई। तो वो पूर्व जीवन के 50 दिन पेंडिंग थे, जो कि हमारे को लगता है कि इस जीवन में हम काट करके आए। उसके अलावा एक और हमारा वादा आपस में पेंडिंग था दोस्तों, मृत्यु हमारी उस जीवन के अंदर हुई थी भूख हड़ताल के चलते। लेकिन जब बिल्कुल हमारे को पता था ना कि अब और नहीं बचूंगा और एक आध दिन और है मेरे पास, तो जितने भी हमारे साथी थे ना क्रांतिकारी, उनको हमने बुलाया था और ये था कि एक बिस्किट का पैकेट था। वो बिस्किट का पैकेट हमने कहा कि खोलो, और सब लोगों ने छोटा छोटा बिस्किट का टुकड़ा लिया और सबको ये कहा था कि ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग जो है अपनी भूख हड़ताल को तोड़ रहे हैं, लेकिन ये ना हमारा अंतिम सहभोज है। दोस्तों, वो जो अंतिम सहभोज था ना, उसके अंदर ये भाई शामिल नहीं था, ये दूसरी जेल में था और इसकी और हमारी आत्मीयता बहुत ज़्यादा थी। इसकी बात नहीं टालते थे हम, ना ये हमारी बात टालता था। बहुत वैल्यू थी हम दोनों को एक दूसरे की, और भी हमारे पूर्व जन्मों के बहुत हम साथी रहे हैं आपस में। तो कहने का भाव ये है कि एक ना अंतिम सहभोज रह गया था हमारा, और इनका और हमारा जब इस जीवन में मिलना हुआ, ये सभी भाइयों का यहाँ पर इधर हेडक्वार्टर्स में यहाँ पे आकर के, केवल यूथ विंग के नहीं और भी बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पे हमारे को आगे चल करके मिले, उनको अपने पार्ट पता है, हमारे को अपना पार्ट पता है। जो साथी थे, एक भाई का हमने वो भी किस्सा डाला था जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम था। उसका किस्सा भी हमने ऑनलाइन डाला हुआ है। उस वीडियो का भी, उस पास्ट लाइफ स्टोरी का भी जो लिंक है वो हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। उस भाई के भी कुछ किस्सा ऐसा था कि उसके मन में भय बैठ गया था, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होने वाली थी ना, वो हमारे को देख रहा था कि कैसे ये अपने प्राण त्याग रहा है भूख हड़ताल के चलते, अंधेरे काल कोठरी के अंदर, मतलब ऐसा सीन था। तो उसको अंधेरे का भय बैठ गया था। इस जीवन में जब वो हमारे को मिला यहाँ पे, हमने उसका PLR किया, तो उसका भय वो उसके अंदर से बाहर निकला था। हमारी वजह से उसके अंदर भय डला था, हमारी वजह से निकल गया। तो खैर वापस आते हैं, इस भाई के बारे में बात करते हैं। तो ये दूसरी जेल के अंदर था एक दूसरे साथी के साथ, और हम दूसरी जेल के अंदर थे। तो इसका और हमारा अंतिम सहभोज साथ में रह गया था। तो जब हम लोग मिले ना दोस्तों, वो जो रेवोल्यूशनरीज की वो जो एनर्जी है ना, क्योंकि सबके PLRs भी हो गए, सबको अपने पार्ट पता लगे, वो ना एनर्जी इमर्ज हो गई थी पूरी। और उस जीवन का जो वादा था ना, कि उसकी इच्छा थी, मतलब उसकी और हमारी भी इच्छा थी कि साथ में ये एक गौर खाना था, एक टुकड़ा खाना था बिस्किट का साथ में, वो रह गया था। और एक और दोस्त था, वो रह गया था। तो इस जीवन के अंदर जब वो हमारे घर पे आया ना दोस्तों, तो वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं पूरा हुआ। शायद वो जो कमिटमेंट की एनर्जी थी ना, वो जो अंतिम सहभोज करना था, उसकी एनर्जी उसको ले आई। और उसकी एनर्जी की वजह से, जो कहीं किसी के घर में भोजन नहीं करता, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों के घर में भोजन नहीं करता, उसने हमारे घर के अंदर फल खाना स्वीकार किया और आया। अपना जो असली दोस्त था उसका फ़र्ज़ भी निभा करके गया, हमारे को गाइड करके गया कि नहीं करना। तो दोस्तों फिर अब हमारे को था कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो हमने अब इस चीज़ के अंदर क्या है, एक भट्टी के अंदर हम बैठ गए और पूरी तरह से हमने ऐसा देखा कि जैसे हमने बाबा को, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। चारों तरफ से बाबा ने अपनी शक्तियों से हमारे को घेर लिया है। दुनिया की जितनी मुसीबतें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जो कर्जे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बाबा देखेगा, वो बाबा तक पहुंचेंगे। हमने बाबा की गोद के अंदर अपने को और अपने परिवार को छुपा लिया योग के अंदर, और बाबा को कहा कि बाबा अब आप दिखाओ रास्ता, आप दिखाओ रास्ता, आप दिखाओ रास्ता। अब इस समय पर जब हम ये मेडिटेशन कर रहे थे, जब ये योग भट्टी हमने करी, 2 से 3 दिन की हमने भट्टी करी थी, लगातार हम बैठे रहते थे। हमारे को पता भी नहीं था कि अब आगे क्या होगा, कैसे खर्चा निकलेगा, कैसे किराया देंगे, काम बंद हो गया, फिर से खड्डा कैसे खोदेंगे। लेकिन हम अब इस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे। हमारे को था कि अब बाबा खिलाएगा रोटी, अब भूखे मरेंगे तो ठीक है, अब तो बाबा को समर्पित कर दिया, कुछ भी करके आया हूँ, मैं भूखा मरा तो अब इसकी जिम्मेवारी है। ऐसे हो गए। तो दोस्तों उसके अंदर हमारे को बार बार वो दृश्य नज़र आए जिसके अंदर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर रहे हैं। और हमारे को ऐसा लगा कि इन 3 दिनों के अंदर, आपको हमने बताया था पिछले एपिसोड के अंदर, हम 30 से 35 पास्ट लाइफ रिग्रेशंस पहले कर चुके थे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क थे, प्रैक्टिस भी करना था और ये था।
लेकिन हमने जिनका भी किया था वो सभी योगी आत्माएं थी। दोस्तों इन 3 दिनों के अंदर हमारे को ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे हमारे अंदर ना कुछ अनलॉक हुआ है। एक जैसे यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स हमारे को ना ऐसा फील हुआ कि जैसे ये पूरा यूनिवर्स, ये जो पूरे प्लैनेट्स हैं ये चल रहे हैं, जो सितारे हैं अपनी दिशा बदल रहे हैं, एक सारी एनर्जीज फ्लो हो रही हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। हमें ऐसा लगा कि जैसे ना हम कुछ बीच में कुछ अटका हुआ था, कुछ बाबा ने हटा दिया और हमारी जो एनर्जी है वो इस पूरी यूनिवर्स की जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनके साथ जैसे कंबाइंड सी हो गई हो। जैसे हम प्लैनेट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम पता नहीं क्या, एक ऐसी अंदर से ऐसी अनुभूति आई कि जैसे कि हमारे को कोई गिफ्ट मिल गया हो। और हमारे को ऐसा संदेश आया कि बच्चे अभी यही करना है, अभी यही करना है। दोस्तों हम ऐसा सोचते नहीं थे कि इसको प्रोफेशनली काम करेंगे, क्योंकि ये जैसे हमारे को ये था कि बिज़नेस खड़ा करना है, भाई करोड़ों के कर्जे देने हैं तो बिज़नेस बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ खड़े करेंगे और एम्प्लॉयज़ सेल करेंगे और पैसा मोटा आएगा, डॉलर्स के अंदर आएगा, तब जाके काम बनेगा। हमारे को तो ये था कि भाई इतने करोड़ों का कर्जा करना है तो वो उतारना है, तो वो बिज़नेस होना चाहिए जिसमें रोज़ आप 50,000 लाख रुपए रोज़ का कमाओ, वो स्टेज पे पहुंचाना है। और वो पहुंच ही नहीं रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। जब कुछ खड़ा करने की कोशिश करो नया कर्जा सर पे आ जाए, वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो हमारे को ऐसा एक्चुअली में लगता था कि ये जो काम है ना, ये तो वैसे ये थोड़ा आप टाइम पास के लिए कर सकते हो, शौक के लिए कर सकते हो, इसका काम थोड़ी कर सकते हो आप। लेकिन दोस्तों हमारे को अंदर तक से ये अनुभूति आई, ऐसी इंस्पिरेशन आई कि हम बिजनेस करने के लिए बने ही नहीं है। हमारे को समझ सब कुछ आ जाता है, बिजनेस की गहराई एक एक चीज़ हमारे को समझ में आ जाती है, वो सब ठीक है, लेकिन हम बिजनेस करने के लिए नहीं बने। हम गाइड करने के लिए बने हैं और हम हील करने के लिए बने हैं। ये बाबा ने अंदर तक फील कराया कि बच्चे जो करने के लिए बना है वही तो करेगा मेरा बच्चा, और क्या करेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे को ये भी चीज़ समझ में आई, बहुत बार क्या होता है कि हम सबके जीवन में ये चीज़ होती है कि ना हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमारे को लगता है कि ये कर लूँगा ना तो इससे मैं 100 करोड़ कमा लूँगा, 10 करोड़ कमा लूँगा, 200 करोड़ कमा लूँगा। चीज़ ऐसी होती है कि लगता है कि हाँ यहाँ से माला माल हो जाऊँगा। लेकिन प्रभु को समर्पण किया हुआ है ना, तो बहुत बार क्या होगा कि वहाँ से संदेश आएगा, तो बहुत बार क्या है कि वहाँ से ऐसा संदेश आएगा कि बच्चे ये नहीं करना। तो आपको दिख रही है कोई चीज़ कि यहाँ से मैं करोड़ों बन जाऊँगा, माला माल हो जाऊँगा, लेकिन आपको परमात्मा से इशारा मिल रहा है कि बच्चे ये नहीं करना, तो वो नहीं करना है। और आपको कोई चीज़ नज़र आती है ना दोस्तों कि 2 रुपये की चीज़ है, बस केवल 2 रुपये की चीज़ है, और बाबा का इशारा आ जाए कि बच्चे इसको पकड़ ले, इसको उठा ले, उसको पकड़ लो। वो 2 रुपये की चीज़ कब 200 की हो जाएगी, कब 2 लाख की हो जाएगी, कब 2 करोड़ की हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ऐसा ही हमने किया, और ऐसा करने के बाद हमने पहले जहाँ सोनीपत में हम रहते थे वहीं से ही ये जो काम है इसको हमने करना शुरू किया। शुरू में कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया, कुछ नहीं था, लेकिन हमारा कुछ ही महीनों में इतना काम होने लग गया कि हमारी दाल रोटी चलने लग गई, किराया निकलने लग गया। अभी कर्जे वर्जे कहीं पे कुछ नहीं जा रहे थे, लेकिन हमारे को था कि हाँ इतना काम हो गया है। शुरू में पहले दिन से ही इतना काम इतने हमारे पास आने लगा कि हमारे को था कि भाई रोटी तो चल जाएगी, रोटी की टेंशन नहीं है। और हमने थोड़े ही टाइम के अंदर रियलाइज़ कर लिया था कि अगर हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन करने के अंदर ही जो है हमारी पूरी तरक्की है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे को एक और चीज़ है, जैसे वो शुरली होती है, उसने आग तो पहले से ही पकड़ी हुई थी, वो चीज़ हमारे को और रियलाइज़ ये हुआ, हमने कहा कि भाई जब ये सब कुछ ऑनलाइन होना है, सब कुछ करना बाबा ने है, और मुझे बाबा के योग से और पुरुषार्थ से और सेवा से मतलब है, तो मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। तो एक बार फिर से फुल फोर्स से हमने अपनी वाइफ को कन्विंस किया, हमने कहा यहाँ से जाएंगे। हमारे जो ये मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म वाले, जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमने उन सबसे क्षमा मांगी,
हमने कहा भाई देखो इसको और घसीटेंगे नहीं, इसको इमीडिएटली बंद करेंगे। आपके जो पैसे हैं पूरा तो नहीं लेकिन आधा मैं जो है आपको इसके अंदर वापस आपको करवाऊंगा, आपका मैं पूरी तरह से लॉस नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा कि कम से कम आपके पास काम आता रहे मेरे कॉन्टैक्ट से या कैसे करके, और आपके पैसे जो है मैं जल्दी उतार दूंगा, लेकिन इसको घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये और कर्जा कराएगा। बिज़नेस कर दिया बंद। वाइफ को बोला कि जाना है अब यहाँ से। वही भाई जो घर पे आया था उसको फ़ोन किया, उसको बोला कि भाई वहाँ पे घर देखो कैसे है क्या है। दोस्तों आप यकीन मानिएगा वो भाई ने 2 दिनों के अंदर यहाँ हमारे को किराए का घर ढूंढ करके दे दिया, जो कि अच्छा खासा बड़ा था, बड़ा हॉल और अच्छा घर था। एंड ऑब्वियसली दिल्ली सोनीपत के मुकाबले तो यहाँ पे क्या ही किराया होना था, तो यहाँ पे वो भी था। उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ। और वो लोगों ने आगे चल करके हमारे को ये बताया था कि भाई जी जब से आप मिले थे ना हम लोगों को, पहले ही दिन से हम सब लोगों का ना यही संकल्प चलता था। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि आप यहाँ पे नहीं रहते माउंट में। हमें सोचते थे कि आप जो है, हम सोचते थे आप यहीं रहते हो, हम नहीं सोचते थे कि आप दिल्ली सोनीपत रहते हो। हमारे लिए आप यहीं थे। तो उनकी भी कुछ पुकार थी, हमारी भी अंदर की इच्छा थी। तो जो भूमि है ये जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, ये भूमि जो है हमारे को जो है पुकार रही थी। तो ऐसा होता है, तो वो बोलता है कि भाई आ जाओ। अब ठीक है जी, हमारे को शिफ्ट करना होता है, तो शिफ्ट करना होता है तो फिर अब क्या है भाई, उसके लिए खर्चा लेकर के आओ। अब इतने सारे समय में इतनी सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमने इकट्ठी की हुई थी, है ना, तो वो भी देखना था। तो कैसे लेकर के जाएं, तो हम यहाँ पे कोई ट्रैवलर वाले से पूछते हैं तो खर्चा निकल करके आता है सामने, वो बोलता है कि भाई 45,000 के आसपास लगेंगे। अब क्या है दोस्तों, 45,000 कहाँ थे, रोटी चल रही थी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, कैसे आते क्या करते। लेकिन दृढ़ संकल्प था कि नहीं भाई जाना है, अब कुछ भी हो यहाँ नहीं रहना, अब जाना है यहाँ से। तो पहले तो हमारे को एक जो है एक हमने क्लास अटेंड करी थी, उसके अंदर बाबा का संदेश आया था कि बच्चे, बाबा के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमी से चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई ये जो ट्रकिंग कंपनी है, जो मूवर्स एंड पैकर्स हैं, उनकी जगह अगर हम डायरेक्टली ट्रक बुक कर लें तो क्या खर्चा होगा। दोस्तों उसके ऊपर हमने 1-2 दिन भाग दौड़ करी, तो वो जो खर्चा है 45,000 का खर्चा 22,000 हो गया कि 22,000 में ट्रक हो जाएगा, और पैकिंग वगैरह सब कुछ आपको करनी पड़ेगी, और ट्रक में माल चढ़वाने के लिए जो लेबर है वो 3,000 की हो गई। तो जो दोस्तों 45,000 रुपये जहाँ पे खर्च होने थे, वो काम हमारा 25,000 पे आ गया, बाबा ने करवा दिया। फिर बाबा को कहा कि बाबा वहाँ पर किराया देना है, 25,000 में चले तो जाएंगे, किराए के पैसे नहीं, 1 महीने का एडवांस है, 2 महीने की सिक्योरिटी है, 30,000 उसके भी चाहिए, और थोड़ा बहुत बाबा राशन के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा पानी के लिए भी पैसा चाहिए, ये करवाओ। तो मोटा माटी दोस्तों 50-60 हज़ार रुपये की जो रिक्वायरमेंट है ना, तब भी थी। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम और हमारी जो युगल हैं, हम दोनों योग करते, बाबा से पूछते। अब इस चीज़ के ऊपर हमारी जो वाइफ हैं उनके पास टचिंग आने लगी कि ये जो इतनी सारी हमने शोशेबाजी की चीज़ें जो घर के अंदर इकट्ठी की हुई हैं, इसकी हमारे को क्या ज़रूरत है। चीज़ें जैसे हमारा टेलीविज़न, अच्छा हमारे को दोस्तों वीडियो गेमें खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो हमारे पास एक PlayStation 4 था, उसके 11-12 वीडियो गेम्स थे, 2-2 3-3 हज़ार की एक वीडियो गेम, है ना। वो सेकेंड हैंड में उतने की नहीं बिकी, लेकिन वो थे तो सही हमारे पास। फिर हमारी जो वाइफ है उनका एक नेल आर्ट स्टूडियो था, उसका टेबल था और उसका सेटअप था। उनको था कि अब मैं क्या करूँगी इसका, मेरे को नहीं करना, वो भी फ्री होना चाहती थी। घर के अंदर डाइनिंग टेबल था, एक एक्स्ट्रा बेड था, सोफ़ा सेट था, घर के अंदर हमारा एक पुराना एसी था, हमारे को था कि एसी के बिना रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर कर के दोस्तों हमारा जो पूरा घर है उसका लगभग 50-60% फर्नीचर हमने फाइनल कर दिया कि इसकी हमारे को ज़रूरत नहीं है, हमारे को बस एक बेड चाहिए और थोड़ा खाने वाना पकाने का सामान चाहिए, बर्तन चाहिए, और ये फ्रिज और बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये चाहिए हमारे को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये हम दोस्तों संकल्प करते हैं। और फिर होता क्या है कि जिस सोसाइटी के अंदर दोस्तों हम रहते थे ना, बहुत पॉश सोसाइटी थी, वहाँ पर ऐसे कोई भी सेकेंड हैंड सामान नहीं खरीदता, अच्छे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स वहाँ पे रहा करते थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे सोसाइटी के ग्रुप के अंदर हम अपने सामान की लिस्ट डालते हैं कि भाई हम ऐसे से निकल रहे हैं, तो हमारे को जो है ये सामान निकालना है। दोस्तों अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारे घर का फर्नीचर और ये सारी आइटम्स बिकने लग जाती हैं, और हमारे घर का ये सारा सामान बेच करके ही हम 70 से 80 हज़ार रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हमारी बिकी थी ना, इसके अंदर सबसे पहले हमने बेचा था हमारा PlayStation।
हमारे को वीडियो गेम्स खेलने का बचपन से ऑब्सेशन था, हमारी जान बसती थी उसके अंदर। अगर प्ले स्टेशन नहीं दिखता था ना हमारे को, चाहे हम खेलें ना, हम ओके हो जाते थे। हमारे को ये था कि सबसे ज़्यादा मेरी आत्मा इस चीज़ के अंदर बचती है, सबसे पहले टीवी और प्ले स्टेशन बेचूंगा। अपनी सारी चीज़ों के अंदर बेचने में सबसे पहली आहुति दोस्तों हमने प्ले स्टेशन और टेलीविज़न की दी। 70 से 80 हज़ार इकट्ठे हो गए, यहाँ पे आने का पैसा भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, काम धंधा बाबा ने शुरू करा ही दिया था। और दोस्तों 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही वहाँ से हम अपना सारा बोरिया बिस्तर, सारा माल बेच देते हैं। बाकी का जो बचा होता है वो लेकर के जो है यहाँ पर आकर के हम शिफ्ट हो जाते हैं नए घर के अंदर। और शिफ्ट भी कैसे होते हैं दोस्तों, हम तो गाड़ी चला करके आए थे, वहाँ से हम माल सारा अपना घर जो है वो करके यहाँ भेज देते हैं। भाई जो सारे थे वो यहाँ पे पहले से ही थे, हमारे घर में आने से पहले हमारा जो घर के अंदर सारा सामान है सेकंड फ्लोर पे ऊपर से चढ़ा हुआ हमारे को मिला। अगले दिन जब हम पहुँचे सब बहुत खुश थे कि हम यहाँ पहुँच गए, हम भी बहुत खुश थे कि हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन दोस्तों अभी भी मदद मिलनी बाबा की बाकी थी दोस्तों। फिर भी हमारे को नहीं पता था, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो शिफ्ट करते हैं, ऐसा कुछ निर्णय लेना होता है बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा था कि हमारे को ये था कि अब बाबा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अब वही देखेगा। हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, हमें किसी अप्रूवल की परवाह नहीं थी, हमारे को किसी सिस्टम की परवाह नहीं थी। कोई बुरा ना माने हमारी बात कर, हमारे को एक ही चीज़ की परवाह थी कि बस बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ हम अपने घर पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे माहौल है ना पूरा, यहाँ एनर्जी है, यहाँ बाबा आता है, तो इसी स्थान पे रहेंगे हम, तो कहीं और जाएंगे नहीं। ऐसा कमिटमेंट था, बाबा के पीछे पड़ गए थे कि बेटा सड़क पे रहूँगा मैं, देख ले तेरा बच्चा फटीचर अगर हुआ ना, अब तेरी जिम्मेवारी है। गले पड़ गए उनके, और उस कन्विक्शन के चलते हम यहाँ आ गए। हमारे को ये था कि रोटी तो खिला ही देगा, इतना काम तो है, रोटी तो खिला ही देगा। दोस्तों यहाँ हम आते हैं हेडक्वार्टर्स में, 2-4 दिन इधर होते हैं, सेवा पे लगते हैं, और ऐसी सेवा के चलते हमारे को यहाँ पर एक बहन मिल जाती हैं जिनके साथ हमारी युगल पहले सेवा करती थी। वो कोई आध्यात्मिक चैनल चलाती थी वो बहुत बड़ा, जिसके ऊपर लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। हम उनको बताते हैं कि ऐसे ये वाला केस के ऐसे किस्से हम बताते हैं, किससे हम बहुत पैशनेट होकर के बताते थे, क्योंकि तब नए नए बहुत सारे रहस्य हमारे सामने खुले थे। उस बहन को हम ये सब बताएं तो वो बहन ने कहा कि भाई जी आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना वो करते हो, आप ये मेरे को एक वीडियो बना करके दो ना, इसको मैं अपने चैनल पे डालूंगी। हमने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ कि भाई मैं डालूंगी। बाबा की बच्ची थी, उसने बोला भाई आप बना करके दो। दोस्तों और 2 दिन के अंदर हमने वीडियो बना दी, फ़ोन से रिकॉर्ड कर दी, फ़ोन से रिकॉर्ड करके उस बहन को हमने वीडियो दी है। भाई साहब उसको हमने वीडियो दी है, उसने वीडियो डाली। दोस्तों पहले हफ्ते के अंदर ही उस वीडियो के ऊपर 1.5 से 2 लाख व्यूज़ आ गए। दोस्तों याद है ना, वो अभी सोनीपत के अंदर परेशान थे, काम था, हमारे को था कि इससे क्या कमाएंगे, हमारे को तो डॉलर्स में कमाना। दोस्तों हमारे यहाँ आने के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर सडनली हम इतने पॉपुलर हो गए कि जो हमारा फ़ोन है ना वो बजना बंद नहीं होता था कि हमें सेशन कराना है, हमें जानकारी चाहिए, हमें सेशन कराना है, हमें जानकारी चाहिए। दोस्तों वो दिन है ना, सवा साल हो गया इस बात, 1.25 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बात को। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी हमारा जो फ़ोन है ना दोस्तों, वो परमानेंटली डू नॉट डिस्टर्ब पे रहता है। हमारा फ़ोन इतना ज़्यादा बजता है, फ़ोन हम उठा ही नहीं पाते। तब से लेकर आज तक फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ दोस्तों। पिछले 1.25 वर्षों के अंदर जितना कर्जा हमने मार्केट का उतार दिया ना दोस्तों, पूरे 7-8 वर्षों में जान लगा करके कि डॉलर में कमा, बड़ा काम कर, स्टाफ रख, कुछ भी करके हम पैसा नहीं उतार पाए थे इतना, जितना 1.25 सालों के अंदर यहाँ पे हमने अपने घर बैठे बैठे पैसा उतार दिया। और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हुई, और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। पिछले 1.25 साल के अंदर बाबा ने हमारे को बहुत ग्रूम किया है। शुरू में जब हम आए फिर भी थे तो नए बच्चे ना, तो यहाँ आने के बाद भी हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। यहाँ आने के बाद हम भी माया के प्रभाव में, बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव के अंदर आए। लेकिन दोस्तों अभी आज की कहानी को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे कि बाबा ने हमारे जीवन को पूरी तरह से सेट कर दिया। जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो दे दी, अपने घर में हमारे को जगह दे दी है ना, अपने गोद में हमारे को बिठा लिया और आज भी बिठा करके रखा हुआ है। बीच में बाबा नाराज़ भी हुआ किसी चीज़ से हमारे, हमने कुछ यहाँ पे आकर के गलतियाँ करी और हमारे को डांट फटकार भी पड़ी यहाँ पे।
तो वो सब क्या हुआ फिर आगे चल करके, कैसे क्या प्रॉब्लम आई, और कदम कदम पे जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और नया नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करो अपने पुरुषार्थ में, परमात्मा के जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, कैसे कैसे माया आकर के विघ्न डालती है और क्या क्या वो आपके जीवन के अंदर करती है। तो आगे पिछले 1.25 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ दोस्तों, और बहुत सारे साक्षात्कार भी हुए, बहुत सारे जीवन ऐसे ही बाबा ने दिखाए। तो क्या थे वो साक्षात्कार, और कैसे उन साक्षात्कारों की वजह से भी काफ़ी माया हमारे जीवन के अंदर आ गई, और फिर कैसे उससे बाबा ने छुटकारा दिलाया, कैसे हम बाहर आए, और कैसे आज अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं। आगे की बाकी जो कहानी है दोस्तों उसको अगले एपिसोड के अंदर बताएंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो हमने आपके साथ साझा किया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो हमने जीवन कहानी का आज का जो एपिसोड इतना लंबा आपके साथ शेयर किया, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।